ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। अमेरिका से 104 अवैध अप्रवासियों को अमृतसर हवाई अड्डा पर अमेरिका के सैनिक विमान द्वारा जो उतारा गया और उसके बाद जो चित्र अमेरिकी प्रशासन ने जारी किए और कुछ मीडिया में भी, इंडियन एक्सप्रेस आदि में जब उसकी फोटो छपी जिसमें सभी 104 इलीगल इमिग्रेंट्स के पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां लगी थी, तो पूरे देश में हंगामा मच गया। इस विषय पर एक विवेचना की आवश्यकता है और इस विवेचना के 6 पहलू हैं। पहला, 2 देश; दूसरा, 2 दल; और तीसरा, 2 देश के लोग। इसको पहले आप समझिए। पहले हम बात करते हैं अमेरिका की, जो देश ह्यूमन राइट्स का दम भरता है और दुनिया भर में सभी मुल्कों को ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी का प्रवचन देता फिरता है। उसने स्वयं, देखिए कैसे यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन नंबर 70/147 जो 17 दिसंबर 2015 को अडॉप्ट किया गया था, उसकी अवहेलना की। इसको मैं आपके स्क्रीन पर दिखाता हूं। इसमें अगर आप पाएंगे, इसमें देखेंगे कि स्पेशली रिपैट्रिएशन, यानी जो लोग अवैध रूप से अमेरिका में चले गए, डंकी रूट उसको बोलते हैं, डंकी रूट यानी अवैध तरीके से जो चले जाते हैं, उन पे रिपैट्रिएट करने के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं। यानी उनको भी टॉर्चर के अगेंस्ट, उनको टॉर्चर आप नहीं कर सकते हैं, उनके साथ डिग्निटी वाला व्यवहार कर सकते हैं। आप देखिएगा, आप इस को मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। इसमें कई एक उसको बोलते हैं कोवेनेंट्स, Covenant on Civil and Political Rights, an International Covenant on Economic, Social, Cultural Rights, the Covenant Against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment। ये जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में जो अडॉप्ट किया गया था, और मजेदार बात है कि अमेरिका भी इसका एक सिग्नेटरी है, उसने इसकी अवहेलना की है। इस प्रश्न पर उत्तर देते हुए संसद में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक आंकड़ा दिया और उन्होंने कहा है कि 2009 से अभी तक करीब 15,000 इंडियंस को अवैध रूप से जो यूएस गए हुए थे उनको भेजा गया। प्रश्न ये नहीं है कि उसको भेजा गया है, क्योंकि इसके पहले भी राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में वो प्रश्न पूछा गया था दीपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा। तो उसमें जवाब देते हुए उन्होंने, तत्कालीन जो मंत्री थे, विदेश राज्य मंत्री, उन्होंने इसका उत्तर दिया था, भी मैं आपको दिखाता हूं। और इसमें सरकार ने स्वीकार किया था कि करीब 3,000 से ज़्यादा अवैध एजेंट काम कर रहे हैं इस देश में, जो लोगों को डंकी रूट से विदेश भेजते हैं। ये सारे कुछ फैक्ट्स है जिसको आप देख रहे हैं। जयशंकर ने यह भी कहा कि अमेरिका में अवैध अप्रवासियों को जो भारत भेजने के लिए एसओपी बना हुआ है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं, उसमें इल ट्रीट करना यानी अमानवीय बर्बरतापूर्ण व्यवहार करना, यह शामिल नहीं है। 2-3 कारणों से इस देश में हंगामा मचा हुआ है। पहला कि मिलिट्री विमान को भारत ने अमृतसर के हवाई अड्डे पर या फिर किसी भी हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति क्यों दी, यह इस देश की सोवरेनिटी पर एक प्रश्न चिन्ह है। दूसरा कि हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी जकड़कर क्यों भेजा गया। बेशक वे अवैध रूप से गए थे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली में जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया उसके अनुसार आप अवैध हो वैध हो, हर व्यक्ति को भी डिग्निटी
और उसका ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड रहता है। मोreover, इस तरह के अपराध को कहा गया है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफेंस है हो, न कि कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफेंस है। इसलिए मैंने कहा दो देश, तो पहला मैंने अमेरिका के बारे में बताया कि अमेरिका का दोगला चेहरा वो फिर से सबके सामने आया। अमेरिका अपनी दोगली प्रवृत्ति, अपने दोगले चेहरे के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। 2018 में भी मुझे अमेरिका जाने का मौका लगा, तो मैं एक सेमिनार में गया था। जब शिकागो एयरपोर्ट पर उतरा तो वहां करीब करीब 24 इमिग्रेशन के काउंटर्स लगे हुए थे। मैंने पाया कि उसमें 24 काउंटर लगे हुए थे। इनकाउंटर गलती बोल दी हमने, माफ कीजिएगा। 24 काउंटर लगे हुए थे, जिसमें 4 ही काउंटर पर इमिग्रेशन के ऑफिसर्स काम कर रहे थे। मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे पीछे एक बूढ़ी औरत जो लगभग 80-85 साल की थी, उसकी तबीयत बहुत खराब थी, संभवतः पंजाब से आ रही थी। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि वहां के ऑफिसर्स को कि आप इनको पहले कर दीजिए। तो वो नहीं माना, बोला कि नहीं, रूल्स आर रूल्स। मैंने उसके एरोगेंट बिहेवियर्स, हम तो चूंकि के कॉन्फ्रेंस में गए थे, उसके एरोगेंट बिहेवियर से कि वो बूढ़ी महिला खांस रही थी, बीमार थी, जमीन पर बैठ गई थी, लेकिन कोई ह्यूमैनिटी उसने नहीं दिया। मैंने देखा कि ये 4 ही काउंटर क्यों खुले हुए हैं। तो ये लोग करता क्या है कि आपका सब सामान एयरपोर्ट के बाहर उसमें लगाए, और उसके छोटे छोटे कुत्ते होते हैं। वे कुत्ते सभी ब्रीफकेस, सभी सामानों को सूंघते हैं, और उसमें कोई, अगर आप जानवर ले जा रहे हैं या कोई सीड ले जा रहे हैं, उसका अपना लॉ है अमेरिका का, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन करीब करीब मैं 10 दिन वहां गुजारा अमेरिका में, और वहां पाया कि अमेरिकन ऑफिशियल्स को गोली मारी है। बाय एंड लार्ज अमेरिकन सिटीजन्स आर वेरी एरोगेंट, बहुत घमंडी, और उसको संभवतः इस बात का गुमान है कि दुनिया के सबसे पावरफुल देश हम हैं। तो मैंने कहा दो देश, तो पहला अमेरिका, दूसरा इंडिया। हिंदुस्तान, इसको एक कहावत कहिए कि जैसे आप खीर बना के किरासन तेल डाल देते हैं, तो हिंदुस्तान का इतनी उपलब्धि जिसका बखान यह सरकार कर रही थी, एक झटके में इस घटना ने हिंदुस्तान का सर शर्म से झुका दिया है। दुनिया भर में यह बात उठने लगी है कि क्या इस देश का विकास, इस देश का जीडीपी का ग्रोथ, इस देश का स्पेस टेक्नोलॉजी, इस देश का एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में जो ग्रोथ है, यह एक दिखावा है? क्या यहाँ के नागरिक अभी भी बेहतर जीवन जीने के लिए डंकी रूट से अमेरिका सहित अन्य देशों में जाने को मजबूर हैं? तो ये आप यूं कहिए कि मोदी जी की तो भद पिट गई। इस घटना ने मोदी जी की भद पिट दी। तो इसलिए मैंने कहा ना, दो देश, पहला अमेरिका और दूसरा भारत, ये दोनों का भद पिटा। अमेरिका का भद पिटा कि वो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी आदि चीजों का जो दम भरता था, उसका विभत्स और नग्न चेहरा सबके सामने आ गया है। और दूसरा हिंदुस्तान, और खास करके मोदी जी और इनके तमाम जो लोग डंका पीट रहे थे, इनका भी चेहरा सामने आ गया। अब आइए दो पार्टी, अब सोच करके देखिए, जरा अंतर समझिए। हिंदुस्तान में जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, वो जिस कदर चिल्ला रही है, जिस कदर गदर मचाई हुई है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, हालांकि वो एक अलग बात है। वो मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं कि इसका बहुत कड़े शब्दों में विरोध हो, प्रतिकार हो अमेरिका का, और जो भी एप्रोप्रिएट फोरम है, हम चाहे तो इंटरनेशनल फोरम में इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कई एक फोरम बने हुए हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में बना हुआ है, वहां भी इसकी शिकायत हो सकती है। लेकिन मैं दो दलों की बात करता हूं। एक अमेरिका में जो विपक्षी दल है, जिसमें अभी जो हारी हैं कमला हैरिस और जो बाइडेन, ये लोग हैं, और यहां का विपक्षी दल। अब जरा अंतर समझिए, मैं बताने का क्या प्रयास कर रहा हूं। अमेरिका से इलीगल इमिग्रेंट्स को इस तरीके से भेजा गया, क्या आपने अमेरिका में किसी दल को जो अभी विपक्ष में है, उसकी कोई आवाज सुनी?
डेमोक्रेट्स की कोई आवाज सुनी? यहां अगर एक इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा जाने लगे तो यहां पूरा विपक्षी दल संसद को सर पर उठा लेगा। यही अंतर है, आप देख लीजिए। मैंने कहा दो दल, तो दो दल मतलब एक अमेरिका का विरोधी दल जो पावर में नहीं है और दूसरा इंडिया का विरोधी दल जो पावर में नहीं। दोनों के व्यवहार में जरा अंतर देखिए। जहां अमेरिका नेशन एज सच आता है वहां सभी दल एक होते हैं, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। यहां तक कि ये अमानवीय व्यवहार जो किया गया इस पर भी, और यहां के जो लोग उछल उछल करके कमला हैरिस इंडियन है पूरा राग अलापते रहते हैं, तो किसी ने एक शब्द उठाया भी क्या? इसलिए नहीं उठाया कि वे अपने देश के लिए नेशन फर्स्ट के थ्योरी पर काम करते हैं और हम लोग वोट की राजनीति करते हैं। तो यहां के विपक्षी दलों को भी शर्म आनी चाहिए कि यही बात, यही स्टैंड जो अमेरिका के विपक्षी दलों ने लिया है, आप क्यों नहीं उठाते हैं? एक अनुमान के मुताबिक एक रिपोर्ट बताता है कि इंडिया में अभी लगभग 5 करोड़ से ज्यादा, ये कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 5 करोड़ के आसपास अवैध अप्रवासी, जिसमें लगभग 1 करोड़ के आसपास, अभी आंकड़ा मैं सब्सटैंशिएट नहीं कर रहा हूं लेकिन कई जगह ये आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं कि हिंदुस्तान में लगभग 1 करोड़ के आसपास अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं। और इसके लिए कोई बहुत रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आप चले जाइए कलकत्ता का बॉर्डरिंग इलाका, नादिया, 24 परगना, हावड़ा, मुर्शिदाबाद, झारखंड का आप जामताड़ा, पाकुड़ और बिहार का किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया आदि चले जाइए। नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में तो अजीब स्थिति है। रोहिंग्या को तो अब हम लोग कलकत्ता और मुंबई में भी देख पा रहे हैं। कभी किसी विपक्षी दल ने भारत में रह रहे अवैध अप्रवासियों को यहां से भेजे जाने की बात की? या अगर भारत सरकार इस पर भेजने का कोई कदम उठाता है तो ये लोग क्यों हाय तौबा मचाने लगता है? तो ये दो दलों का, दो सरकार, दो देश और दो पार्टी। अब आइए दो लोग यानी दो देश के मुल्क के लोगों के बिहेवियर पर जरा बात करता। अगर हिंदुस्तान में, और हम लोग मतलब इसीलिए कई बार यूरोप में या अमेरिका में इंडियंस को कहा जाता है इंडियंस आर इमोशनल फूल्स। हम लोग इतनी भावनाओं में बह जाते हैं कि तमाम चीजों को दरकिनार कर देते हैं, कानून कायदा देश सब चीजें एक तरफ, और तुरंत भावना में बह जाते हैं। अमेरिकी जनता को जरा देख लीजिए। इवन जो यहां से लीगली जाके बस गए हैं वहां इंडियंस की बहुत बड़ी तादाद है। लोग कहते हैं कि गूगल से लेकर सॉफ्टवेयर में और एप्पल से लेकर के अमेजन सब पर इंडियंस का राज है। लेकिन कभी उन लोगों ने आवाज उठाई इसके खिलाफ? नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो जिस देश में वो रहता है उस देश की बात करता है। क्योंकि वो अमेरिकन्स हो गए, इसलिए उसके लिए अमेरिका का कानून, अमेरिका का सरकार के प्रति प्रतिबद्धता है। दे आर नॉट इमोशनल फूल्स। और वहीं इंडियंस को देख लीजिए, हम लोग जिसमें सारे लोग हैं, वी द इंडियंस। अगर आज हमारे बगल में कोई अवैध बांग्लादेशी या अवैध लोग रह रहा है तो हम लोग तुरंत उसके प्रोटेक्शन में खड़े हो जाते हैं। इसीलिए मैंने इस 6 स्टेक्स की बात की है। इसके साथ साथ एक और प्रश्न खड़ा कर दिया है। आंकड़े जो कहें वो सब एक अलग बात है। इंडियन एक्सप्रेस में भी एक खबर छपी है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार भी वही बता रहा है कि लगभग, जैसे इस चार्ट को मैं दिखाने का प्रयास आपको करूंगा कि अकेले 2024 में 1386 और कुल मिला जुला करके बहुत सारे, ये 2009 से 2025 तक का आंकड़ा इंडियन एक्सप्रेस में छापा है। जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने राज्यसभा में जो बयान दिया है उसको मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। मैं एक दूसरे मुद्दे पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह स्थिति क्यों बन रही? हम लोग
माने इस पर कितने फिल्म बने, कितने गाने बने। चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है, अगर आपको नाम फिल्म का गाना याद हो। कितनी पिक्चर बनी है कि डोंकी रूट से जाने के बाद, और जो अखबारों में छप रहे हैं कि डोंकी रूट से जाने वाले जो अभी जो आए हैं 104 लौट करके अवैध इमिग्रेंट्स लोग, उनकी स्टोरी सुन करके दहल जाइएगा। 1-1 करोड़ रुपया लोगों ने खर्च कर दिया, कई लोगों की जानें चली जाती है। और इन लोगों का रूट बड़ा विचित्र होता है। ये डोंकी रूट्स यहाँ से उठा के ले जाता है, या तो ब्राज़ील ले जाता है, या और कोई आपको साउथ अमेरिकन कंट्री में ले जाएगा, वहाँ से फिर आपको फिर मैक्सिको ले जाएगा। और मैक्सिको और यूएस का बॉर्डर चूंकि मिलता है टेक्सास, जो उसका अमेरिका का साउदर्न स्टेट्स टेक्सास वगैरह है, तो वो बॉर्डर जो है वो लगता है। तो वहाँ से मैक्सिको से इन लोग अवैध रूप से उसको आगे करता है, उसी बाउंड्री से, क्योंकि पोरस बाउंड्री है। हालांकि बाउंड्री वाल वगैरह लोग बनाया है, और डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन इस बार कमिटेड है कि हम लोग अवैध लोगों का प्रवेश इसमें बंद करेंगे, तो वो लोग बना रहा है। लेकिन फिर भी डोंकी रूट से इसी रास्ते लोग जाते हैं। कहना यह है कि हम लोग इंडियंस में एक अजीब मेंटलिटी, मैं अगर बिहार की बात करूं तो यहां पर अगर 10,000 रुपये महीने का कोई काम अगर मिलेगा तो हम नहीं करना चाहेंगे, और यही 10,000 रुपये काम दिल्ली में और मुंबई में इन ह्यूमन कंडीशंस में जाकर रखने के लिए, काम करने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। पता नहीं ये कौन सी मेंटलिटी है, इस पर तो कोई साइकोलॉजिस्ट ही बात कर सकता है। लेकिन एक बेहतर जीवन, एक बेहतर भविष्य की तलाश की मृग तृष्णा में कुछ खास रीजन, और आप देखिएगा कि इस तरह का ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स गुजरात से, पंजाब से, हरियाणा से, इन जगहों से ज्यादा होता है, जहां ये कंज्यूमरिज्म और एक चकाचौंध जिंदगी कि मृग तृष्णा की तलाश में ये लोग पूरा जीवन, अपनी पूरी जीवन भर की कमाई, अपनी ह्यूमन डिग्निटी सबको गंवा देते हैं। इस घटना ने 2-3 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। पहला, कि देश की आर्थिक प्रगति मात्र जीडीपी और पर कैपिटा इनकम से नहीं नापी जा सकती है। देश की प्रगति और देश का वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर नहीं हुआ तो इस तरह का कि त्रासदी और इस तरह के शर्मनाक घटनाएं जिससे भारत आज पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ है, ये होती रहेंगी। दूसरा प्रश्न, कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी, हम लोगों ने कंज्यूमरिज्म को, कंस्पिक्वस कंजम्पशन को, दिखावे को इस कदर अपनाया है, और उसके पीछे इस कदर पागल है कि हम अपनी डिग्निटी, अपना जान, अपना परिवार, सब कुछ दांव में लगा देते हैं। तीसरा प्रश्न, इन बेशर्म मीडिया का जो ऐसी खबरें परोसती है, ऐसी चीजें दिखाती है, और हमारी ये फिल्म स्टार और क्रिकेटर सब उसमें शामिल है, इस तरह की जिंदगी और इस तरह की चकाचौंध चीजों को दिखाती है कि आम आदमी उसको पाने की लालच में क्राइम करने पर मजबूर हो जाता है। आप कई बार देखिएगा, साइबर क्राइम से लेकर अन्य क्राइम, कोई एप्पल फोन के लिए क्राइम कर देता है, कोई गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए क्राइम कर देता है। तो ये बेशर्म मीडिया और ये बेशर्म फिल्मी सितारे और कई क्रिकेटर जो जुआ का, गुटखा का प्रचार करने की सभी बेशर्म हदें पार कर जाते हैं। और तीसरा, सरकार को यह कदम उठाने की आवश्यकता है इंटरनेशनल फोरम पर। एक कहावत है, एक दोहा है, समर्थ के नहीं दोष गोसाई। जो मजबूत होता है ना, उसका कोई दोष नहीं होता है। मोदी जी एक बार कहते थे कि हम तो वैसे देश का निर्माण कर रहे हैं कि हमारे यहाँ वीजा लेने वाले की लाइन लग जाएगी। लाइन तो लगी है, लेकिन भागने वाले की लाइन लगी है। इसलिए सरकारों को और ये जो धर्म के ठेकेदार, सरकार और मीडिया, इन लोगों का जो अनहोली नेक्सस बना है, इस पर प्रहार होना चाहिए।
इन लोगों को शर्म आनी चाहिए और रियल इश्यूज पर काम करना चाहिए। हम लोग पूरे समाज को एक ऐसे अंधे दौड़ में शामिल कर रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।